जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे लिखा है किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाई मतलब जिसकी भुजाएं जो है 176 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में क्या है, ये आपको बताना था। अब यहाँ पे पहली बात तो ऐसे केस में अगर आप मैथ लगाना चाह रहे हो तो मैथ को पहले एक दो बार पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल बात बोल गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और जिसकी भुजाएं इतनी है और इतनी है, ठीक है, या वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पहले तो हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ठीक है। इसको बराबर कर लेंगे तो इसकी भुजाएं कितनी है, 176 इंटू कितना है यहाँ पे 56 है, ठीक है, बराबर कितना है, पाई आर स्क्वायर है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि जो है 176 प्लस 56 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा इधर और इधर हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे जो है इसको काटो, यहाँ पे आ जाएगा 28, यहाँ पे आएगा कितना 11 है, और 11 गुणे 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 176, ठीक है। नहीं समझी, तो यहाँ पे आया 16, 28 और 7, ठीक है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये है आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो है, अब देखो इसमें आगे क्या किया गया, इसका जो है अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद जो है 28 को क्या लिख सकते हैं हम, 28 गुणे 7 को लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। नहीं समझी, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 56 आ जाएगा। आर बराबर कितना, अब परिधि बराबर क्या होता है, जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू निकल के आएगी कितना 352, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कि जो है बी माओ 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत जो है इतना है। तो x की मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो है हमको पृष्ठ निकाल लेना है, ठीक है, घनाभ के पृष्ठ को, ठीक है, जो है इतना 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठ होता क्या, पृष्ठ इसमें होता है आपका कि यहाँ पे 2 होता है यल बी है गुणे बी एच, और गुणे क्या होता है एचएल होता है, यही तो होता है। अब इसका जो है आप वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो मतलब कि जो है आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये यल भी यहाँ पे प्लस होता है, याद रखना, यहाँ पे ये प्लस होता है, ये यहाँ पे इसके बीच में गुणा होता है, बाकी बीच में प्लस होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ठोस का घनाभ क्षेत्रफल इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे वैल्यू हमको रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो है मतलब कि अब देखो पहले तो यहाँ पे ये नहीं अभी बताना है, तो अब इसमें कह क्या रहा था कि जो है कि इसको हम क्या करते, इतना निकल के आता, ठीक है। अब इतना जब निकल के आ जाता तो उसका जो है हर एक स्क्वायर में कितना मतलब कि हर स्क्वायर का कितना लग रहा था 20 रुपए, तो 20 बटे क्या कर देते 100 कर देते, ठीक है। और बराबर कितना दिया था 1032, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जब सॉल्व करा जाता तो ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 20/5 1/5 हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको ऐड ऑन करेंगे तो इतना आ जाएगा 1440, इसको ऐड कर लेंगे 76 हो जाएगा, फिर गुणा कर देंगे 2880 हो जाएगा, और 152 x हो जाएगा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है 5160 हो जाएगा, और इधर जाएगा कितना आएगा निगेटिव हो जाएगा 152, और यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा, इतना करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। लिखा है यहाँ पे पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू इक्वल टू कितना पी एस है, और आर क्यू इक्वल टू जो है आर एस। इस चतुर्भुज के बारे में लिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इसके विकर्ण बराबर है, इसके विकर्ण परस्पर लंब है, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल एट ईच वर्टेक्स, और इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जिसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे कथन क्या है, कथन बी सत्य है, ठीक है। इसके विकर्ण परस्पर क्या है, लंब है। कैसे, तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से ये है, ठीक है। तो इसके विकर्ण क्या है, ये परस्पर क्या है, लंब है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये है कि नहीं, इस प्रकार से जो है इस प्रकार से हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है ABCD एक जो है यहाँ पे आपका क्या है समचतुर्भुज है, जिसमें कोण यहाँ पे ADB कितना है 25 डिग्री है, तब इतना इसकी मान मतलब इनका जो है वैल्यू बताना था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ABCD है, ठीक है, ABCD है, ठीक है, जिसमें इसकी वैल्यू कितनी दी है 25 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो है यहाँ पे जो कोण ADB है, ठीक है, ये कोण किसके बराबर होगा, कोण BDC के बराबर होगा, ठीक है।
डी सी, ठीक है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने कोण क्या है, बराबर है, बराबर है। नहीं समझी? तो इस वजह से जो है ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ क्या बोला था कि यहाँ पे एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज है, इसमें इतना डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या करिए, अब यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या है, 25 है, तो यहाँ पे अब ये बराबर इतना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, कोण ए डी सी, कोण क्या है, कोण ए डी सी, ए है, डी है, सी है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है कोण, तो यहाँ पे एक कोण ए डी भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो दोनों कितना है, 25-25 है, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, समझ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनका जो है 50 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो है कोण बी ए डी एंड कोण ए डी सी बराबर कितना है, 180 है, ठीक है। क्योंकि क्या है, समचतुर्भुज के संलग्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ये संलग्न कोण है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये संलग्न कोण है, तो यहाँ पे क्या था, बी, यहाँ पे जो है बी ए डी, ठीक है, इनका और ए डी सी, ठीक है, इनका कोण कितना, योग कितना होता है, 180 होता है, समझ आया। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको पता था कितना था, 50 था, रख दिया, इसकी वैल्यू कितना आ गई, 30 आ गई, ठीक है। अब यही जो है हम यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी थी, 130 आ गया, इसकी वैल्यू कितना है, 50 रख देंगे, कितना आ जाएगा, 210, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है, दिए गए आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यिका तथा परिसर का मध्य ज्ञात कीजिए। माध्य क्या है, तब यहाँ पे देखो बहुलक, बहुलक पता होना चाहिए, बहुलक क्या है, जो मतलब कि जो है दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका और परिसर का माध्य क्या है, ठीक है। बहुलक पहले फाउंड आउट कर लो, फिर माध्यिका निकालो, फिर जो है परिसर, फिर उनका क्या, माध्य, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो है दिए गए क्रम में यहाँ पे बहुलक कितना हो जाए, बहुलक मतलब जो कई बार आ रहा हो, जैसे देखो 11 और जो है यहाँ पे 11 कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है। बाकी संख्या जो है सब एक ही बार आई है ना, तो यहाँ पे 11 जो है बहुलक हो गया, ठीक है। उसके बाद हम मध्यिका निकालते हैं, मध्यिका जो है यहाँ पे निकालेंगे कितना, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 वहाँ पद बटे क्या, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये जो है क्या है, n पदों की संख्या, ये जब सम होता है, देखो यहाँ पे 2 हो गया, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, जब सम होता है तब ये लगता है, जब विषम होता है तो n+1/2 ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका इवन नंबर होता है, तो इसमें ये अभी हम लोग फार्मूला देखे थे ना, तो n/2 वहाँ पद और n+1 वहाँ पद अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कर देंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे n पदों की संख्या हो जाएगी, मध्यिका ये हो जाएगा, मध्यिका बराबर 12/2 पद और n+1 वहाँ पद, ठीक है। तो यहाँ पे 6वां पद और 7वां पद का क्या बटे 2, तो कितना है, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे n का मान क्यों नहीं रखा गया, क्या चीज, 12 मतलब यहाँ पे जो है, अरे तो तभी नहीं रखा गया है, मान लो नहीं रखेंगे काट के, तभी तो आया यहाँ पे 7वां, 12/2 करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6+1, नहीं समझ आया। अगेन यहाँ पे है जो है ये, फिर परिसर कितना हो जाएगा, परिसर होता है आपका जो है अधिकतम मान और माइनस न्यूनतम मान, तो अधिकतम मान कितना है, 23 था, और जो है मैक्सिमम कितना था, 7, मतलब मिनिमम कितना था, 16 आया, तो ये होता परिसर, परिसर भी पता होना चाहिए, परिसर क्या है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, जैसे अधिकतम मान देखो इसमें कितना था, अधिकतम मान था 23 और मिनिमम मान कितना था, 7, तो इन दोनों का अंतर ये परिसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है अभिष्ट मान निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, अब तीनों है, तो यहाँ पे एक 11 आया था, एक 12 आया, एक 16 आया, अब बटे 3 कर देंगे, इनका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, आया नहीं सुनने, क्वेश्चन अच्छा था, बस टाइम टेकिंग वाला था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, यदि x = √198 इंटू 550 और जो है यहाँ पे y बराबर इतना है, तो x अपान मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर है, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं x बराबर कितना लिख सकते हैं, इतना गुणे इतना है, तो इसको हटा देंगे, इसको एक साथ लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये क्या करेंगे, देखो इसको जैसे ये √³ में है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये जो है y का मतलब 33 का क्या था, ये होल क्यूब था, इसका 33 का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा ये कहो कि कैसे यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो थोड़ा सा गेस करना था, जैसे यहाँ पे 3 का पहले जोड़ा बनाते, कितना, क्यूब वाले में 3 का जोड़ा बनाएंगे बीसी से, फिर बचा हमारा 2, अब इसके पास सबसे नियरेस्ट जो है क्यूब कौन किसका जा रहा है, स्क्वायर नहीं क्यूब, तो क्यूब का किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, नहीं समझी, क्योंकि 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका हो जाता है कितना, 3 आ जाता, तो हमको एक चीज समझ में आ जाता कि ये संख्या जो होगी वो क्या होगी, 30 प्लस ही होने वाली थी, नहीं समझी, क्या होने वाली थी, 30 प्लस, ठीक है। अच्छा फिर लास्ट में यहाँ पे देखो क्या आ रहा था, 7 आ रहा था यूनिट डिजिट, तो हमारे पास कितनी संख्या है जिनका जो है क्यूब करने पे यूनिट डिजिट जो है 7 आता है, या तो फिर 3 का होगा है, और किसका होगा, और कोई संख्या है,
9 9 81, फिर जो है 7 7 49, 7 43 होगा। यहाँ पे एक ही डिजिट थी, कौन सी थी? 3 थी। तो यहाँ पे हम इसलिए 33 का यहाँ पे ट्राई कर सकते थे। आया कि नहीं समझ में? क्या कर सकते थे? 33 का ट्राई कर सकते थे ना। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? अब ऐसे यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, अब जैसे यहाँ पे देखो ये 3 का इधर से कर लेंगे और 3 का इधर कर लेंगे। अब ऐसी संख्या खोजो जिनका जो है क्यूब क्या हो 108 से, मतलब 108 के एकदम नियरेस्ट हो, मतलब ज्यादा ना हो। तो कौन सी संख्या आ जाएगी? जैसे यहाँ पे 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, 5 में से 25 में से 125 हो जाएगा। हैं? नहीं समझी? तो कहीं ना कहीं ये जो है चार संख्या 4 चौक 16 चौका 64, 5 पचे 25 में से 125, तो यहाँ पे तुम्हारा 4 के ही आसपास संख्या वो आएगी। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे ही जो है हमको गेस करना है। नहीं समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है हम चीजों को गेस करेंगे। मतलब अब जो है यहाँ पे भी ये चीज है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें तो हमारा क्या निकल के आया, ये जो है यहाँ पे कितना आया, ये जो है आपका x बराबर कितना आ जाएगा? 330। हाँ, और यहाँ पे जो है आपका कितना आया? 33। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे पहले ये क्या था, ये आपका अंडर रूट है। ये क्या है? ये क्यूब में था तभी ऐसा करना था। ये अंडर रूट में है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? दो दो का बनाओगे ना। नहीं समझी? तो सबसे पहले यहाँ पे 3 आएगा। आया समझ में? नहीं समझी? तो इस प्रकार से हमको देखना था। नहीं समझा? ये अंडर स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका जो है, ये 330 आ जाएगा और ये कितना आएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, जैसे वो यहाँ पे कितना था ये संख्या, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अब इसका हम जो है यहाँ पे डबल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो है स्क्वायर। वैसे भी जो है इसको हम क्या लिख सकते थे? 1089 है गुणे 100 लिख सकते थे, लिख सकते थे। इसका 10 हो जाता। अब इसका तो पता है ना ये किसका होता है, ये जो है आपका 33 का स्क्वायर तो यही होता है। 33 का स्क्वायर तो ये पता ही तो रहता है कि यहाँ पे 1089 है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो है 330 हो जाएगा, क्योंकि गुणे है। वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा? यहाँ पे 0.003 आ गया, 03 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा है कि जो है मानक रूप में व्यक्त करिए, तो मानक रूप होता क्या है? मानक रूप जो है इसमें अगर देखा जाए तो मानक रूप आपका क्या होगा? मानक रूप यहाँ पे क्या होगा आपका, ये आपका 1 वाला जो है होगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस प्रकार से मानक रूप लेंगे। मानक रूप में क्या होता है कि हम आगे एक डिजिट रखते हैं, मतलब डेसिमल के पहले एक डिजिट रखेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख लेना। आएगा नहीं समझ में? इसको सॉल्व करने के बाद जो है ये निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो है यहाँ पे गुणा किया जाए, यदि किसी संख्या को इतने से गुणा किया जाए ताकि गुणनफल इतना व्युत्क्रम हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या है कि माना गुणा की जाने वाली संख्या कितनी है? यक्स है, तो यक्स में इससे से मल्टीप्लाई करा गया, उसके बाद इतना आ रहा है, इसका यूनिवर्स आ रहा है, मतलब व्युत्क्रम आ रहा है। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इस पे एक और लग जाएगा। नहीं समझी? तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे यक्स इंटू ये जो है जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, अच्छा, ये -1/4 को क्या लिखेंगे? -4 हो जाएगा। बराबर इसको क्या लिखेंगे? देखो ये 7/4 है, तो इसका जब होगा तो ये पहले 4/7 होगा, फिर जब उल्टा होगा फिर 7 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं समझी? ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 7/16। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि जो है यहाँ पे यदि यहाँ पे कितना है? 31 36 32 बराबर p² इंटू क्यू के पावर 5 एंड x पावर कितना है? 4 है, r पावर 4 है, तो यहाँ पे PQR अभाज्य संख्याएं है ना, क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान बताना था। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब इसको हम क्या करेंगे? इसको रूप में करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हमने छोटा करा, पहले 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर यहाँ से कितना आया? 3 से आया, फिर 7 से। अब अगर तुमको पता हो कि यहाँ पे जो है 11 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है? 3 है, और यहाँ पे ये 11 क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं ही हैं। हैं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का पावर कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो टोटल कितना है? 5 है, तो 2 पावर 5 लिख सकते हैं, मतलब क्यू बराबर कितना है? 5 है। ये क्यू वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना दे रहा है? ये 3 का देखो, 3 का कितना है? 4 आया, मतलब आर पावर जो 4 दिया रहा था वो कितना था? 3 पावर 4 था। नहीं समझी? उसके बाद यहाँ पे जो पी पावर स्क्वायर दिया वो कितना है? 11 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उठा के वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब p बराबर कितना निकल के आया है? यहाँ से हमको पता चल गया p बराबर कितना निकल के आया हमारा। p बराबर हमारा निकल गया है 11 है। q बराबर क्या निकल के आया? q बराबर निकल के आया 2 है। r बराबर कितना निकल के आया? 3। समझी? यही तो आया। यहाँ पे जो है 2 गुणे 3 कर देंगे। कहाँ पे गुणा है? ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा आपका? जुड़ेगा ये 11 2 13, 13 - 6 कितना आ जाएगा?
7 6 13 7 बी आंसर जो है बी आ जाएगा। ठीक है, हम्म, इस प्रकार से हमको इसको करना था। अगेन यहाँ पे है, इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो है यदि उपयुक्त आंकड़ों में एक पाई जो है चार्ट बनाया जाए, तो इसमें पाई चार्ट बनाना था। पाई चार्ट के लिए हम लोग सिंपल से पता है कि ना, पाई चार्ट में कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 180 डिग्री का होता है। तो उस प्रकार से आप चीज़ों को क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो हाँ, किस प्रकार से कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको पता चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जो है इसका कुल प्राप्तांक कितना है, 400 है। अब सुनीता गणित में प्राप्तांक कितना है, 96 है। तो यहाँ पे 96 बटे 400 गुणे कितना कर देंगे, 36 कर देंगे, 360 कर देंगे। समझी। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड में प्राप्त, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो है यहाँ पे डबल जीरो लगेगा, गलती कर दिए ये 360 रहेगा, ये डबल जीरो नहीं, मतलब यहाँ पे जीरो रहेगा। यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका 4 9 36, यहाँ पे कितना आया, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद यहाँ पे एक अंक पे क्या लगाओ, दशमलव लगा दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है कि किसी वृत्त, यहाँ पे लिखा है कि किसी लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, 1.2 मीटर है, और इसका आयतन कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है। ठीक है, अब पहले तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 2πr/h होता है। बेलन की लंबाई इतनी दी है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेलन का आयतन क्या है, πr² होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें कितनी वैल्यू पता चल जाएगी, आर की वैल्यू कितना है, 7/2 आया। ठीक है, उसके बाद 7/2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें वक्र भी पता चला है कितना, 26 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यदि यदि लिखा है, रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, और तथा PQ की किरण इस प्रकार है कि यहाँ पे कोण QPA बराबर कितना है, 7x है, और कोण जो है QPB बराबर 5x है। तब यहाँ पे 8x माइनस 10 डिग्री का यहाँ पे मान ज्ञात करना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, AB पे एक बिंदु इस प्रकार से है। ठीक है, मतलब ये किरण जो है PQ, तो यहाँ पे क्या है, PQ किरण इस प्रकार के, यहाँ पे जो है ये कोण कितना था, 7x था, और ये कितना 5x है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, अब अच्छा ये पूरा कितना 180 है, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 7x प्लस 5x, 7 5 12 ना, 12x बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, x बराबर कितना निकल गया, 15 डिग्री। कितना आया, 15 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 8 गुणे 15 है, 15 8 120, 120 और माइनस 10 कितना आएगा, 110 आएगा नहीं समझ में। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना इस प्रकार से, ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज PQR की भुजा QS पर यस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि यहाँ पे RS = PS है। ठीक है, क्या है, RS = PS = QS है। तो यहाँ पे इस इतना जो है कोण PQR बराबर 15 डिग्री है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू का मान ज्ञात करना था। वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे PQ, यहाँ पे ये यहाँ पे PQR है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु यस है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, इन दोनों को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। ये कितना है, 15 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 15 डिग्री। अच्छा, ये एंगल भी कितना होगा, ध्यान से समझो, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये बराबर है। ठीक है, अब ये क्या है, ये 90 डिग्री होगा। क्या है, 90 डिग्री है। नहीं समझी, 90 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस कितना हो जाएगा, 15 कितना आ जाएगा, 105 है। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 75 डिग्री आएगा कि नहीं, समझे कि नहीं, कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, तो ये 75 हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे पूछा था, इसमें ये पूछा था किसका, यहाँ पे इसकी जो है कोण PQR। ठीक है, कोण PQR इसका 2 गुना। ठीक है, और जो है यहाँ पे पूछा था क्या, हाँ, कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये कितना आया, ये भी 15 डिग्री होगा, तीनों के कितना 180 है। ठीक है, तो PSR बराबर कितना, 15 15 इतना हो जाएगा, 180 आया। ठीक है, 150 आया, इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इससे निकाल लेंगे, x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 जो अभी निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पता है कि यहाँ पे 15 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें करना था, वैसे वैल्यू पुट कर देना था। यहाँ पे ये कितना आएगा, ये 75 हो जाएगा, कितना आएगा 75, और माइनस यहाँ पे कितना आएगा 90 हो जाएगा। 150 गुणे 90 मतलब 150 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 90 बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, हाँ,
इसको एक बार अच्छे से यहाँ से और इसको जो है कोरिलेट करके देखना, तब यहाँ पे समझ में आएगा। कुछ है नहीं, बस जो है फिगर देखना पड़ेगा बार बार वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो लिखा है कि जब एक दुकानदार वस्तु ए को इतने रुपए पर बेचता है, कितने पे, 384 पर, तो उसे 20% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हानि परसेंट बराबर कितना होता है, हानि परसेंट बराबर कितना होता है, बताओ बताओ। मतलब जैसे हानि हो रहा है तो यहाँ पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस हो गया, तो कास्ट प्राइस कितना होता है, कास्ट प्राइस होता है आपका सेलिंग प्राइस, 384 हो जाएगा, गुड़े क्या हो जाएगा 100 बटे यहाँ पे 100 माइनस 20, यही तो होता है। नहीं समझी, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। उसके बाद लिखा है जब वह वस्तु बी को जो है इतने पर बेचता है, 400 पर बेचता है, तो उसे इतने परसेंट का लाभ होता है। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कास्ट प्राइस कितना हो जाता है उसमें, तो कास्ट प्राइस हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस कितना है 400 गुणे 100 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 25 हो जाएगा, यही तो होता है। फिर यदि यदि दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर इतने पर बेचे, ठीक है, कितने पर, 852 पर, ठीक है, तो उससे लाभ या हानि होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात तो दोनों का हमको क्रय मूल्य निकाल लेना था, दोनों का क्रय मूल्य निकाल लेते। उसके बाद हमको देखा कितना इतने पे बेचा है, ठीक है, क्रय मूल्य निकल जाएगा ना, तो इस प्रकार से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब देखो पहले का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य कितना आएगा, 384 करेंगे गुणे 100 बटे इतना कर देंगे, कितना आएगा 480 हो गया। अब बी का क्रय मूल्य क्या आया, 400 गुणे 100 बटे इतना हो जाएगा, कितना आएगा 320। अब इन दोनों को ऐड करा, कितना आया 800 आया, कितना आया 800। अब बेचा कितने का उसने, 852 का, तो 852 माइनस 800 बटे 100 गुणे 100 कितना आया 52 बटे 8, मतलब 6.57, मतलब 5%, 6.5% आएगा। नहीं समझ में, कैसे लगा ये फार्मूला अभी जो बताया था, क्रय मूल्य कितना होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे यहाँ पे 100 माइनस हानि, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, लाभ होता है, जब यहाँ पे लाभ रहेगा। ठीक है, इसलिए लग जाएगा इस फार्मूले पे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि 1200 की एक राशि किसी निश्चित प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दर पर इतने वर्ष में इतना हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो उससे राशि उतनी ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक है, और 1 प्लस आर अपन ऊपर जो है, मतलब यहाँ पे टाइम होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे यन बराबर कितना दिया है, इतना दिया है, मतलब कितना, इसको क्या कर सकते हैं, 3 छमाही कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 3 छमाही। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है, और इतना बराबर, अब यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि जब आप छमाही लेते हो तो आर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ये तो होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे, इसको जो है इसको यहाँ पे करा, फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इस प्रकार से इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको जो है ये नीचे जाएगा तो 200 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कि जो है इसको इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये 13 31 क्या है, 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, समझी। तो इस प्रकार से जो है इसको कर लेंगे हम। नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 11 का क्यूब और जो है अपन 10 का क्यूब बराबर कितना 1 प्लस इतना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब से क्यूब हट जाएगा, तो यहाँ पे हट जाएगा, इसको क्या कर लेंगे, इसलिए सॉल्व कर लेंगे। आर बराबर कितना आया 20% आ गया। अब जब ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाए, ठीक है, वार्षिक संयोजन जब किया जाएगा तब क्या किया जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ष का था, उसके बाद हाफ का था। ठीक है, तो मैंने तुमको एक चीज बताया था, जब यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो यन अपान जो है यहाँ पे क्यू हो मान लो, ठीक है, और वहाँ पर पावर 1/2 होता है या 1 बाई जो भी होता है, ये आगे चला आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये होगा कुछ ऐसे ही करा गया होगा, 1 प्लस 20 अपान कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो है ये हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 बटे कितना आया होगा 100 आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कट गया, तो इसलिए क्या आया 1/10 आया। ठीक है, समझी, यहाँ से ये कट गया और 1/5 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा अपना 15,840। ठीक है, नहीं समझी। अब लिखा है यदि यहाँ पे x 5 x स्क्वायर माइनस 8y, ठीक है, माइनस 20x प्लस 2x इक्वल टू इतना दिया है, तो यहाँ पे a माइनस बी का मान याद करना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक है, छोटा करेंगे इसको जो है ए बी के रूप में करके, उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। समझी, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी -4 आएगी, बी की वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा -4। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो है यदि इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, और जो है ए बी बराबर इतना है, तो जो है यहाँ पे इतना वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। ठीक, ए प्लस बी और माइनस सी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना निकल गया है, मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है ये,
उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो है ये वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू इतनी दी थी, ठीक है, हाँ मतलब जो है यहाँ पे ये चीज करना था आपको, तो उठा के पुट कर देना, ठीक है। हाँ, ए की वैल्यू है इतना है, बी की वैल्यू इतना है, सी की वैल्यू इतना है, इतना पुट कर देना, इसके इक्वल कर देना, उसके बाद सॉल्व आउट कर लेना, फिर क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना, समझ में आया? तो इस प्रकार से निकल के आ जाएगा निम्नलिखित कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो 11 से विभाज्य करने के लिए पहले इनका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 2, 3, 11 का एलसीएम कितना होगा, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई ही होगा, 3 दूनी 6, 11 छक्का 66, मतलब वो जो संख्या क्या है 66 से विभाज्य है, समझी। तो 66 से विभाज्य इसमें कौन सा जो है आपका होगा, 66 से विभाज्य देखना है, ठीक है। तो जैसे अच्छा 2, 3 से विभाज्य है, 2 और 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो पहली बात तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम है तो इवन नंबर होना चाहिए, सब क्वालिफाई कर रहे हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो है सबका योग क्या हो, 3 से कटे, ठीक है। तो एक बार योग देख लो, 8 4 12, 12 4 16, 24 है ना पूरा। हाँ 16 8 24 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 18 9 9 8 17, 17 1 18 2 20, 3 से नहीं कटेगा तो कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन जहाँ पे बी है उसको तो हटा दो, तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, हट गया। अब यहाँ पे ए है और डी है या सी है, अब हमको चेक कर लेना है, मतलब ये तो है मान लो, अब यहाँ पे हमें सी है कि नहीं है या डी है कि नहीं है, अभी देखना है। तो 9 6 15, 15 3 18 कट रहा है 3 से, और देखो यहाँ पे 9 6 15, 15 3 18 6 24, ये भी 3 से कट रहा है। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, 11 से चेक कर लेंगे, किससे, 11 से, ठीक है। अब देखो 11 का क्या होता है, जो ऑड डिजिट पे है, मतलब यहाँ पे जैसे देखो 6 6 12 है और 9 3 12, तो 0 आ जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और बाकी जो है दूसरा तरीका क्या था, आप एलसीएम निकाल लो 66, उसके बाद सबसे डिवाइड करके दो, ठीक है, नहीं समझी। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा है कि जो है यहाँ पे समीकरण है का हल है, तो निम्नलिखित समीकरण का भी हल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हल है का हल निम्नलिखित का समीकरण का भी हल है, मतलब किसके इक्वल है, इसको सॉल्व करने पे किसके इक्वल आ रहा है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा, जो है x - 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है जहाँ पे वो बराबर आ रही होगी वही क्या हो जाएगा, उसका हल हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कहाँ पे माइनस आ रहा है, सी वाले में, इसलिए सी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लिखा है 6 अंकों वाली एक संख्या है जिसका 11 से क्या विभाज्य है, तब इसका मतलब अब 11 के विभाज्यता के नियम क्या होता है कि जो ऑड डिजिट पे है उनका योग और माइनस इवन डिजिट वाले पे, या फिर इवन डिजिट वाले पे माइनस ऑड डिजिट वाले पे, तो वही कर लो। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो ऑड डिजिट पे है इनका निकालो, ऑड डिजिट वाले कितने हैं, जैसे यहाँ पे 7 हो गए, फिर यहाँ पे जो है आपका 7 है, फिर 0 है, फिर क्या है 5 है, तो 7 0 5 और डिजिट वाले हो गए। इवन वाले कितना था, यहाँ पे इवन था 7 था, y था और 7 था, 7 y 7 इवन वाला हो गया। इवन माइनस ऑड कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, समझी, 0 या 11 होना चाहिए। तो 11 की इक्वल करोगे तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, पुट कर दो, ठीक है, नहीं समझ आया, हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एक निश्चित संख्या में एक वस्तु को इतने दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री को इतने मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, वस्तुओं की उतनी ही संख्या को इतने दिन में निर्मित करने के लिए उस फैक्ट्री की क्या होगी अधिक। यहाँ पे m1 इंटू m1 d1 लगेगा, ये वाला m1 d1 इक्वल टू क्या, m2 d2, m1 बराबर क्या हो जाएगा, मशीनों की संख्या, d बराबर क्या, दिनों की संख्या, तो यहाँ पे 84 गुणे 126, इतना गुणे इतना हो जाएगा, तो m2 बराबर कितना आ जाएगा, 98 हो जाएगा। अब आवश्यक मशीनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 98 माइनस 84, क्योंकि 84 ऑलरेडी था, नहीं समझी, तो 14 मशीनों की और क्या होगा, आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है। लिखा है संख्या 450 इतने इतने में एलसीएम और एचसीएफ का अंतर याद कीजिए, तो इनका एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। अब यहाँ पे देखो एलसीएम जो है इस प्रकार से निकाला जा सकता है, तो एक तरीका तो होता है कि आप ऐसे लिख लो 450 गुणे 825, और यहाँ पे मतलब गुणे नहीं, ये लगा के कामा लगा के और 675 का, ठीक है, फिर आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा तरीका यहाँ पे क्या, दूसरा तरीका ये है कि इनको जो है इनके जो फैक्टर्स है उनमें वो कर दो, ठीक है। जैसे हम 450 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद जो है अब अच्छा ये कैसे आया, ये भी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि जो है ये कैसे लिख सकते हैं। तो क्या इसको तुम जो है वो लिख सकती हो 450 को, है 450 को क्या लिख सकती हो, यहाँ पे 45 गुणे 10 लिख सकती हो, लिख सकती हो। 45 को क्या लिख सकती हो, 9 गुणे 5 लिख सकती हो, नहीं लिख सकती, लिख सकती हो ना। 9 को क्या लिख सकती हो, 3 गुणे 3 लिख सकती हो, और 10 को क्या लिख सकती हो, 2 गुणे 5 लिख सकती हो, नहीं समझी। तो देखो वही तो हुआ 2 3 गुणे 3 और 5 गुणे
5 5 आया कि नहीं सोने, मतलब हमको जो होता है वो छोटी से छोटी संख्या में करना होता है, बस ये चीज होता है। ठीक है, ऐसे ये जो है 885 825 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझी? तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको 3 5 ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 675 को इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, पहले इन दोनों को देखो एक साथ में, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में 3 हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों में क्या हो रहा है, 5। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, तो मतलब यहाँ पे आएगा 2 आएगा, फिर एक 3 आएगा, फिर एक 3 ये बचा, फिर एक 5 ये आएगा। ठीक है, फिर एक 5 ये आएगा, फिर एक 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 11 आएगा। ये तो होगा, नहीं समझे? अब उसके बाद इसका और इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, ये क्योंकि कॉमन तो है नहीं इस वाले में। ठीक है, उसके बाद देखो एक 3 बच गया, फिर एक 3 और आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हुआ आपका जो है, एक 3 है ना, वो वाला 3 हाँ एक 3 यहाँ का आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे 5 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, तो इसको करोगे इतना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मासा आपका निकल के आ जाएगा, 75 आ जाएगा, फिर यहाँ पे लासा मासा का अंतर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है यदि x बराबर इतना y बराबर इतना, देन द रेसिप्रोकल ऑफ द x प्लस y क्या है। अब यहाँ पे जो है x और y की वैल्यू रख दो, उसके बाद उसका व्युत्क्रम निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करो, कितना आया, इतना आया, इसका व्युत्क्रम कितना होता है 1 अपान हो जाएगा, तो 1 अपान कितना हो जाएगा 105/17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान याद करना था, पहले इसको और छोटा करो, इसको सही कर लो, इसको सही कर लो। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे p/q है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे भाग है p/q, तो यहाँ पे q/p हो जाएगा। ये तो होगा, तो यहाँ पे ये चीज है, फिर यहाँ पे जो है देखो इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ। ठीक है, फिर इसको क्या कर लेंगे हम, 3/8 हो जाएगा, है उल्टा हो जाएगा। उसके बाद जो है इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर जो है ये आया, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू, अभी किसके बराबर है, इसके इक्वल करना था। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, अगर a पावर यहाँ पे mn होता है, तो इसको mn इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये जो है ये हमारा इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है प्रेक्षणों और का जो है माध्य इतना है, तो इन प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब प्रेक्षणों का माध्य लगा था, प्रेक्षणों की कुल योग अपान प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ था, तो प्रश्नानुसार जो जो कह रहा था उसको करो, तो x बराबर कितना है 37 आया। अब x की वैल्यू हर संख्या पे रख देंगे। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे निकल के आएगा, इनको जो है आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो n+1/2 होता है, 40वां पद आ जाएगा। नहीं समझे, अगर ये सम होता तो n+1 होता, फिर n/2 +1 होता, अपान 2 होता। नहीं समझी, उसके बाद जो है यहाँ पे ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, पहले यहाँ पे यस की वैल्यू निकाल लो, फिर यक्स की वैल्यू रख के जहाँ पे जो समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है उसे वैल्यू पुट कर दो। आया कि नहीं समझ में, यक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, कितना है -1 आया। अब किस समीकरण में -1 रखने पे बराबर आ रहा है, यहाँ पे देखो, अगर तीसरे में रखो यहाँ पे -3 हो जाएगा, +2 कितना आएगा -1 आएगा। नहीं समझ में आया, तो हम थोड़ा स्पीड में देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये बराबर है, इसके इक्वल टू करना था। अब यहाँ पे क्या है, क्यूब में है, यहाँ पे स्क्वायर में इतना में है, और यहाँ पे इतना रखना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको देखो इस प्रकार से हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 4xy क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x² + 6y + -16 है, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे जो है इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको x इसमें जो है, अगर हम यहाँ पे जो ये 6 है 6y है, इसको हम क्या ले सकते हैं 8y - 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये y से x + 8 हो गया, और यहाँ पे 2y कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा x + 8 हो जाएगा, x + 8 क्या हो जाएगा, होल कॉमन हो जाएगा। ठीक है, x - y हो गया, उसके बाद x + 8 ये कट जाएगा, फिर इतना आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, है अगेन है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे लिखा है किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के जो है प्रतिच्छेद करने से बनी उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोणों का अनुपात कितना है, इतना है, तो इनमें से बड़ा कोण जो है y है, तो इनका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3y - 40 का मान ज्ञात करना था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो तिर्यक कोण है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये होता है, दो पैरेलल रेखाएं हैं, इनको काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बड़ा, यहाँ पे जो है ये 2x है, और बड़ा कोण कितना है 7x है। ठीक है, अब इनका जो है जो तिर्यक कोणों की रेखाओं के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, वो 180 होता है। कितना होता है 180। ठीक है, ये 180 होता है। तो अब जो है हमको यहाँ पे दिया है 2x + 7x को कितना है 180 है, 9x बराबर जो है 180 आ जाएगा, x बराबर कितना है 20 आया। अब जो है जो दिया था जो है यहाँ पे इतना हो गया। ठीक है, अब x बराबर कितना आया, मतलब कि 140 हो गया,
है, हम्म y बराबर कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम्म वैल्यू पुट कर देंगे 140 गुणे 3 और जो है -40 तो कितना हो जाएगा 380 हो जाएगा, ठीक है। यदि त्रिभुज यहाँ पे पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एक बिंदु यस तक जो है बढ़ाया जाता है तो भुजा पी आर पर एक लंब किरण आर टी इस प्रकार खींची जाती है कि न्यून कोण हो। तो यदि कोण पी जो है प्रपोर्शन क्यू आर जो है यहाँ पे 3:2:1 है, ठीक है। मतलब कोण क्यू का रेशियो कोण क्यू की रेशियो कोण क्यू की रेशियो इसके बराबर है, तो यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना था। अब जो जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें कर लो, ठीक है। इस प्रकार से आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसको देख लेना है, फिर ये कितना होता है यहाँ पे ये पूरा का पूरा योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है 180 होता है, x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कट करके वैसे ही इसको सॉल्व कर लेना, एक बार इसको देख लेना अच्छे से लग जाएगा, दैट्स नॉट अ हार्ड, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, ये प्रच्छेद करते हैं। इतना वैल्यू है, इतना इतना दिया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू याद करना है। अब यहाँ पे प्रच्छेद करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि जो है किस प्रकार से प्रच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। और जिसका यहाँ पे वैल्यू दिया है वो हमको पता चाहिए। अब यहाँ पे लिखा क्या, एकांतर अंतःकोण वो क्या होंगे, बराबर होते हैं। जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो देख लेना यहाँ पे यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद लिखा है एडजेसेंट एंगल कैन नेवर बी, यहाँ पे आसन्न कोण कभी भी क्या हो नहीं सकते हैं, दो संपूर्ण कोणों से बने होते हैं, दो संपूर्ण कोणों से बने नहीं हो सकते। इस प्रकार से जो है हो जाएगा। तो देख लेना यहाँ पे कुछ जो है कोण के कुछ ज़्यादा ही जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है लिखा है द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड। यहाँ पे जो है पूछा है कि इसमें देखो परफेक्ट स्क्वायर वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इतने से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए नियम होता है कि पहले पीछे से दो दो स्क्वायर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे जो नियरेस्ट वाली संख्या होगी उससे जो है जो नियरेस्ट स्क्वायर होगा उससे जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करोगे। उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को जो है फिर इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे 8 आएगा, फिर डबल डिजिट यहाँ पे सीधे उतारा जाता है स्क्वायर वाले केस में। फिर इसको जब जो आता है इसको यहाँ पे यूनिट डिजिट से रिप्लेस करके इसको दहाई और सैकड़ा में करा जाता है, पता है ना। फिर यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इसको ऐसी संख्या लिखेंगे और उसी से सेम मल्टीप्लाई भी करना है, जिससे जो है जो ये क्या हो जाए जब संख्या रखेंगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा, इतना हमको माइंड में रखना होता है। फिर ये जो है कितना हो जाएगा 736 आएगा, फिर निकालेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, मतलब इतना घटाना पड़ेगा, कितना 779, ठीक है। 779 घटाने पर क्या हो जाएगा 948 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। निम्न कथन कौन सही है, सम ऑफ द टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। दो प्राइम संख्याओं का हमेशा प्राइम नंबर होता है। 7 और जो है 2 ये दोनों प्राइम नंबर है ना, तो क्या 9 जो है प्राइम नंबर है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, है। तो ये गलत हो गया। लिखा है तो कंपोजिट नंबर कैन बी, और एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है ना, है। भाज्य संख्या क्या है 9 है और क्या विषम संख्या भी है। अगेन यहाँ पे लिखा क्या है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। लिखा है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 1 है, गलत है। सबसे छोटी जो है क्या है 2 है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या था, पूछा था आर द ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो है यहाँ पे 2 and 3 क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रू है ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 and 3 आया कि नहीं समझ। ये जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि देयर आर द 18 and 24 स्टूडेंट इन द सेक्शन ऑफ द क्लास, द नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द लार्जेस्ट इक्वल साइज इन द व्हिच द स्टूडेंट कैन बी डिवाइडेड फॉर द दियर प्रैक्टिकल वर्क। अब लिखा है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे लिखा है किसी कक्षा के 2 सेक्शनों में 18 और 24 विद्यार्थी हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान वाले को विभाजित करने के लिए यहाँ पे समूह की संख्या, मतलब अब क्या है कि जैसे कितना कितना करा जाए कि वो भी उसमें भी बराबर आ जाए और इसमें भी बराबर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अधिकतम अगर करा जाए तो अधिकतम कितना किया जा सकता है बताओ। अधिकतम जो है किस प्रकार से यहाँ पे करना है, मतलब कि कितने समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कि अधिकतम समान वाले, ठीक है, करे जाए तो अधिकतम समान वाले करा जाए और समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। तो जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, अधिकतम कितना हो सकता है 6 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 6, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 6 आएगा ना, यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 6 आएगा, 6 3 18 और 6 चौक 24, नहीं समझी। तो 6 से आएगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 निकल के आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4, 4 3 कितना आएगा 7, नहीं समझी। यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका मान बताना था, यहाँ पे इनका जो है मान है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, बस मान निकल के आ जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ये देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे 1/3 लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा ये खुद ही निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 1/25 आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगर लिखा है यदि किसी समबाहु के कोणों बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात
अनुपात 1:4 है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब यहाँ पे देखो वो समबाहु का वार्षिक कोण कितना होता है, 360/n होता है, ठीक है। अब बहुभुज के प्रत्येक कोण कितना हो जाएंगे 2n-4 और यहाँ पे 90 इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 10 आएगा। मतलब बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, एक बार देखो यहाँ पे लिखा है एक सम बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात कितना है, 1:4 है, ठीक है। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, 360/n होता है और अंतः कोण कितना होता है, 2n-4 × 90/n होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप क्या करो, प्रश्नानुसार इनको जब ये करा जाता है तो कितना आ रहा है, ये 1/4 आ रहा है, ठीक है। उनका रेशियो क्या है, 1/4 है ना, नहीं समझी। तो जो है इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, That's not important. बहुलक वाला वही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखो बहुलक उससे ज्यादा आते हैं। ये देखो तार के दो टुकड़े हैं, तार के दो टुकड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। तार के एक टुकड़े को एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े को एक बंद आधार वाला अर्धवृत्त बनाया जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, बताओ। अब देखो तार के दो टुकड़े हैं, ठीक है। एक तार ये है, इसको मोड़ मार के क्या बनाया गया, ये बना दिया गया, ठीक है। एक तार और था, उसको तोड़ के ये बना दिया गया, ठीक है। अब दोनों का हमको क्षेत्रफल निकालना है। इनका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर है, नहीं समझी। तो यहाँ पे 144 है, 144/4 करेंगे पहले, तो कितना आएगा हमारा, बताओ। तो यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे दिया है कि जो अब अर्धवृत्त हो गया। अब यहाँ पे तार के टुकड़े की लंबाई बराबर क्या, वर्ग का परिमाप है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4a हो जाएगा। तो a बराबर कितना आएगा, 1/4 मतलब 144/4 हो जाएगा। तार के टुकड़े की लंबाई अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, 2πr होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा 2r हो जाएगा। 2πr का मतलब क्या हो गया, अब देखो 2πr तो इतना हो गया ना, देखो 2πr जो है ये पूरा हो जाता है। अब अर्धवृत्त था इसलिए यहाँ पे 2πr बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी तो गया है, तो इसलिए प्लस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, नहीं समझी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना निकल गया, r बराबर जो 28 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल बटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग क्षेत्रफल क्या, भुजा का स्क्वायर, अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या 2πr बटे जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 81/77। आगे लिखा किसी समलंब का क्षेत्रफल जो है, समलंब का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी दोनों जो है समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ इतनी सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इतनी है, तो समलंब का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब समलंब जो है इस प्रकार से बना है, ठीक है। तो ये जो है इनका जो है इस प्रकार से इनका क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होना चाहिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की क्या, लंबवत दूरी, ठीक है। तो लंबा दूरी पहले निकालना चाहिए, लंबा दूरी तो दिया है 17 सेंटीमीटर। अब ये पता होना चाहिए कितना इनके पास डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से इनका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक।